आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा मैंने आपको ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य यानी जो एसडीएम साहब वाला केस अभी खूब चर्चा में है, इसको सुनाया है। इस केस में बाकायदा जो एसडीएम साहिबा हैं उनको उनके पति जो कि एक सफाई कर्मी थे, चतुर्थ श्रेणी के अफसर, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो एक सिविल सेवा को पास करें। पास करने के बाद हालांकि उनके अंदर खुद एक टैलेंट था जिस वजह से उन्होंने अच्छी खासी रैंक हासिल की। पूरे प्रदेश की बात करें तो उस पूरे प्रदेश में उनकी 16वीं रैंक थी। इसके बाद फिर वो एसडीएम बनती हैं। अब जैसे ही वो एसडीएम बनती हैं तो एसडीएम बनने के साथ साथ उनका जो रसूख था, उनका जो रुतबा था, कहीं ना कहीं उस परिवार से ऊपर हो गया, जिस परिवार ने उनको इस तरह से सहारा दिया, इस तरह से सपोर्ट किया कि वो एसडीएम बन सकी। इसके बाद धीरे धीरे उनके किसी और से संबंध हो गए। उसके बाद फिर उसी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। अब जैसे वो पकड़ी गई उसके बाद कई सारी ऐसी डायरियाँ वायरल हुई, कई सारी ऐसी चीज़ें वायरल हुई। हालांकि अभी ये कहानी अधूरी है, कुछ हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें और निकल के सामने आए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो एक कहानी रही जिसमें अभी कुछ सच आना बाकी है, लेकिन इसी के साथ एक और कहानी अभी कल निकल के सामने आई। इस कहानी में एक शख्स है जिसका नाम है कन्हैया, जो बाकायदा झारखंड का रहने वाला है। वो ऑन द कैमरा आके पुलिस वालों से गुहार लगा रहा है कि मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, मैंने मजदूरी की, मैंने लॉकडाउन में लाठियाँ खाई, पढ़ाने लिखाने के बाद मैंने उसको नर्स बनाया, और जैसे वो नर्स बनती है तो मेरा एक बेटा है, उसको लेके साथ ही पूरे घर के जितने जोहरात हैं, जितने गहने थे, जो कुछ था, उन सारी चीज़ों को लेके वो भाग गई है और 14 अप्रैल से वो गायब है और आज तक उसका कुछ पता नहीं। तो ज्योति वाले केस में तो कहीं ना कहीं ज्योति सामने है, लेकिन इस केस में तो जो महिला है वो भाग चुकी है, कल्पना जिसका नाम। इस बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बनाया है। मैं चाहूँगा कि अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। कमेंट में मैं उसका जो लिंक होगा उसको पिन कर दूंगा। आप बस कमेंट ओपन कीजिएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और आप उस कहानी तक सीधा सीधा पहुँच जाएंगे। तो ये रही एक दूसरे कहानी की अपडेट। अब आज की कहानी का रुख करते हैं, और आज की कहानी भी कायदे से कहें तो अपनी ही सुनाई ही एक कहानी, और इस कहानी को आपने हर जगह सुना होगा, उसी का एक फॉलोअप है। और कहीं ना कहीं जब ये फॉलोअप आया, जब ये रिपोर्ट निकल के सामने आई, तो इस केस को एक अलग ही एंगल मिल गया है और आने वाले टाइम में कुछ और नई चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो सीधा सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं, और ये कहानी है साक्षी और साहिल की। शुरुआत में इसका कुछ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। दरअसल एक जगह है दिल्ली के आउटसाइड में, जो उत्तरी दिल्ली है, शाहबाद डेयरी। इसी डेयरी के पास एक लड़की जिसका नाम था साक्षी अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ रहती थी। घर परिवार एकदम गरीबों वाला। मैंने घर के वीडियोस देखे, घर को देखा करीबी से, तो एकदम मिट्टी का घर था। 1 या 2 कमरे थे, उन्हीं कमरों में पूरे 4 लोग रहते थे। परिवार में पैसे बिल्कुल नहीं थे। जो पिता थे वो मजदूरी करते थे। इधर साक्षी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। जैसे ही वो 12 साल की होती है तो इसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसका नाम होता है प्रवीण। प्रवीण के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप में बहुत सीरियस थी। प्रवीण को ये काफ़ी प्यार करती थी। प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि इसने प्रवीण के नाम का एक टैटू भी बनवा लिया। अब टैटू बनवाने के बाद फिर कुछ टाइम तक तो ये रिलेशन चला, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरा, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में तकरार आने लगी। रिश्ते में तकरार आती है। तकरार आने के बाद फिर प्रवीण और साक्षी में कई सालों के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप होता है। अब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद फिर साक्षी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि पहला प्यार उसमें धोखा। और इसी दौरान एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल इससे 4 साल बड़ा था, एसी मैकेनिक का काम करता था। और जब साहिल से इसकी मुलाकात हुई तो साहिल से फिर इसकी बातचीत हो गई, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए। इधर साक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी तो कहीं ना कहीं प्यार की तलाश भी कर रही थी। साहिल भी उसे खूब प्यार करता है, हर एक ज़रूरत की चीज़ें देता, हमेशा केयर करता, फ़ोन पे बातचीत करता, और कायदे से साक्षी को भी यही सारी चीज़ें चाहिए थी। अब साक्षी और साहिल का रिलेशनशिप परवान चढ़ने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रिश्ते के बारे में सबको पता चलने लगा। लेकिन जब साहिल रिलेशनशिप में आता है तो देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है साक्षी, अब उसका नाम साक्षी है और साक्षी का जो पहला अक्षर होता है वो यस से होता है, और साक्षी के हाथ पे पी लिखा हुआ है। अब जैसे ये चीज़ वो देखता है तो फिर पूछता है कि ना तो तुम्हारे घर में किसी का नाम पी से है, ना ही तुम्हारा नाम कुछ पी से है, तो फिर ये पी का माजरा क्या है।
अब जैसे ही ये बात साक्षी सुनती है तो साक्षी बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था पहले, प्रवीण नाम का। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। प्यार करने के साथ साथ मैंने उसके लिए टैटू बनवाया। अब उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब टैटू तो बना रह गया। साहिल कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे इतिहास से, तुम्हारे पास्ट से बहुत मतलब नहीं है। अब तुम मेरे साथ हो, बस मेरे साथ लॉयल्टी के साथ रहना। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है और 1-2 साल जैसे इन दोनों के रिलेशनशिप को बीतते हैं। तभी साहिल नोटिस करता है कि जो साक्षी है उसे कुछ इग्नोर कर रही है, यानी कायदे से फ़ोन न उठाना, मैसेजेस का रिप्लाई न देना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी न लाइक करना। हालांकि ऐसा पहले कभी होता ही नहीं था। तो जब ये चीज़ें ये नोटिस करता है तो फिर उसे डाउट होता है कि ऐसा क्या हो गया। उसके बाद फिर वो नज़र रखता है, पता करता है कि क्या हुआ। फिर नज़र रखने के दौरान, पता करने के दौरान एक चीज़ जो निकल के सामने आई वो ये थी कि जो साक्षी है वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड, अपनी एक्स के साथ फिर से मिलजुल रही। अब एक बॉयफ्रेंड जैसे ये बात सुनता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही है, तो साहिल एकदम आग बबूला साक्षी से पूछता है कि क्यों मिल रही हो। साक्षी उसे समझाती है कि कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो फिर साक्षी कहने लगी कि मेरी तुम्हारी बन नहीं रही, तो तुम बात ना करें तो ज़्यादा सही होगा। अब जैसे ये बात साहिल सुनता है तो सुनने के बाद साहिल एकदम आग बबूला, कितने दिन का रिलेशनशिप है, ये फिर से बॉयफ्रेंड के साथ लौट गई और मैं यहीं के यहीं रह गया। अब इसी बात को लेकर आए दिन तकरार होने लगा और जब तकरार लगातार बढ़ती रही तो साक्षी हर जगह से ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद फिर लगातार इग्नोर करने लगती है। अब इधर जब ये इग्नोर कर रहा तो और पीछे पड़ता है। अब लगातार ये पीछा कर रहा, लगातार ये मैसेजेस कर रहा है कि मुझसे बात करो, मुझसे मिलो। साक्षी लगातार अपना पीछा छुड़ा रही। कई महीनों तक ये सिलसिला चला और अंत में जब साक्षी को लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी तो फिर साक्षी ने जो साहिल है उसे धमकी दे दी। धमकी देने के साथ साथ चैलेंज भी किया कि मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगी, तुम्हारा जो मन है वो करो, मेरी ज़िंदगी में बहुत दखल ना दो। अब जैसे ये सारी चीज़ें हुई तो ये चीज़ें होने के बाद अब साक्षी की इन बातों से घायल होके जो साहिल था वो भी गुस्से में आ जाता है। अब तकरार बढ़ी, धमकियों का सिलसिला दोनों तरफ से चलने लगा, ब्लैकमेलिंग होने लगी। फिर अंत में जब साक्षी को लगा कि वैसे तो बात नहीं बनेगी तो फिर उसने अपनी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया कि मुझे जो साहिल है वो परेशान कर रहा है, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ। अब जैसे ये बात वो फ्रेंड सुनती है तो फ्रेंड फिर अपने एक दोस्त से मुलाकात करवा देती है जिसका नाम था झबरू। झबरू से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर झबरू इसकी बात सुनता है, कहता है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। 27 मई साल 2023 यही वो तारीख थी जब झबरू जो है साहिल को धमकी दे देता है और कहता है कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसी ये बात साहिल सुनता है तो मन में गुस्सा था और सामने से धमकी मिल गई और एक ठीक ठाक लड़के ने धमकी दी थी तो इसे डर लग गया और ये भी लगा कि अब तो बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही। कहीं ना कहीं साक्षी के ऊपर गुस्सा था, इसलिए 27 तारीख को ही वो सोच लेता है कि मैं अगले दिन जब मिलूँगा तो उसका कत्ल कर दूँगा। अगले दिन संजोग से साक्षी के एक फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे था, उसी के साथ वो तैयारी में जुटी हुई थी। उसके बाद फिर तैयारी में जुटने के बाद फिर शॉपिंग, ये सारी चीज़ें करके जब शाम को लौट रही थी तो लौटते वक्त साहिल जो था रास्ते में उसे रोकता है, बात करने की कोशिश करता है। जब बातचीत नहीं हो पाती, कुछ बात आगे नहीं बढ़ती और फिर झगड़ा शुरू होता है तो फिर साहिल जो था खंजर निकालता है। निकालने के बाद 66 सेकंड के अंदर 17 या 40 वार करता है। 40 वार करता है। पूरी की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है और इन 40 वार और इन 66 सेकंड के फासले में वहाँ से टोटल 17 लोग निकलते हैं। 17 लोग निकलते हैं। उनमें से बेचारा एक कोई हिम्मत करता है बचाने के लिए। 1-8 मिनट तक वो भी कोशिश करता है शुरुआत में, लेकिन जब देखता है कि कोई फ़ायदा नहीं तो वो भी भाग के पीछे हटता है। 17 लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, इधर ये वार कर रहा चाकू से। फिर जब चाकू मार चुका तो फिर पत्थर बड़ा सा उठाता है। उसके बाद उस पत्थर से साहिल को कुचलता है, साक्षी को। और जब उसे लग जाता है कि ये मर चुकी है तो एक बार और चेक करने आता है, फिर पत्थर मारता है। उसके बाद वहाँ से आराम से चला जाता है। जाने के बाद फिर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ओवरऑल मोटा मोटी आपको बता दूँ। फिर वहाँ से भाग जाता है बुलंदशहर, यूपी। इसके बाद फिर पुलिस आती है, चूँकि सारी चीज़ें कैद थी, सीसीटीवी कैमरा था, प्रूफ था, तो फिर पुलिस गिरफ्तार करती है।
गिरफ्तार करने के बाद जो कुछ कहानी मैंने आपको बताई, यही तमाम चीज़ें वो पुलिस को बताता है। उसके बाद हम आप ये सारी कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वाले भी कुछ दिन तक जांच पड़ताल करते रहते हैं। जांच पड़ताल करने का ज़्यादा कुछ करना नहीं था। जो साहिल था वो इकबाल जुर्म कर ही चुका था। इकबाल जुर्म करने के बाद इधर प्रूफ के नाम पे सीसीटीवी कैमरा था, न जाने कितने ऐसे लोग थे। इधर साहिल का खुद का कबूलनामा। तो थोड़े टाइम बाद जो पुलिस वाले हैं वो चार्जशीट बना देते हैं। चार्जशीट बनाते हैं, बनाने के बाद मामला कोर्ट में जाने वाला होता है। अब ये हुआ कि फैसला आएगा, अब मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा। इसी बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसको भी आधार बनाया गया था कि कैसे कहाँ कहाँ वार हुआ, कैसे कितना क्रूरल्टी दिखाया गया, कितना ब्रूटल मर्डर था ये। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी तो उसी दौरान जो साक्षी का प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर का कुछ एक तरह से सैंपल लिया गया था, कुछ स्लाइडिंग वगैरह की गई थी। उसके बाद उसको एफएसएल के लिए भेजा गया था और एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है कई महीनों बाद आती है, बिसरा की तरह। अब ये तमाम चीज़ें चलने लगी। मई के बाद हम लोगों ने एक आध हफ्ते तक इस पूरी कहानी को सुना, उसके बाद हम भूल गए। तब से नई नई घटनाएं होने लगी। लेकिन इसी दौरान, इसी जुलाई महीने में जो एफएसएल की रिपोर्ट थी वो आ जाती है। और जैसे एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो जो कुछ इस रिपोर्ट में था वो अपने आप में इतना चौंकाने वाला था कि कहीं ना कहीं ये केस पूरी तरह बदल रहा। दरअसल जो एफएसएल रिपोर्ट आती है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो साक्षी थी मर्डर के थोड़े टाइम पहले सेक्सुअली एक्टिव थी, यानी उसके साथ सेक्स हुआ था। अब चाहे वो फोर्सफुली हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ उसने अपनी इच्छा से किया हो। अब दोनों ही केस अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं, जो कि आपको अगर डिटेल में बताऊं तो शुरुआत में जब ये बात हुई कि फोर्सफुली किया गया तो फोर्सफुली सेक्स में भी सबसे पहला जो डाउट गया पुलिस वालों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साहिल है उसने पहले इसका रेप किया हो, और जब साहिल को लगा हो कि ये जाके किसी को बता देगी तो फिर उसने मर्डर कर दिया हो, और हो सकता है कि साहिल अब तक थ्योरी घुमा रहा हो। तो सबसे पहले जो डीएनए सैंपल था वो साहिल का मिलाया गया, इस उम्मीद में कि शायद डीएनए जो है उस साहिल का मैच कर जाएगा। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो जो डीएनए था, यानी जिस लड़के के साथ उसका फिजिकल रिलेशन मरने के कुछ टाइम पहले बना था, वो डीएनए साहिल से मैच नहीं हुआ, यानी वो लड़का कोई और था। अब वो लड़का कोई और था तो फिर यहाँ दिक्कत की क्या बात है? हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पे भी दो तीन बातें हैं। अगर वो लड़का कोई और था तो वो कौन था? क्योंकि ये कहानी फिर किसी और लड़के की तरफ भी घूमेगी, उसका भी एक एंगल आएगा। कहीं उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई और बात तो नहीं थी। और लड़की जो थी साक्षी, वो 16 साल की थी। और अब की तो फैसले आ गए, हाई कोर्ट का उस दिन आया था फैसला कि 16 साल की लड़की अपनी इच्छा से सेक्स कर सकती है। लेकिन जबकि ये घटना उस टाइम तक ऐसा कोई फैसला नहीं था। तो अगर आप एक 16 साल की लड़की के साथ उसकी इच्छा से भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये रेप में या फिर पॉस्को में ही आएगा। तो यहाँ से भी ये एंगल चेंज होता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है कि कहीं किसी और ने तो नहीं साक्षी के साथ रेप किया था, क्योंकि जो रिपोर्ट है वहाँ से इस बात की पुष्टि हो ही नहीं रही कि जो सेक्स हुआ है वो प्यार से हुआ है, पोलाइटली हुआ है, या फिर किसी ने रेप किया है। अब अगर रेप किया है और साहिल ने नहीं किया तो फिर किसने किया? या फिर किसी और ने उसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप बनाया उसकी मर्जी से ही, तो फिर वो लड़का कौन था? क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के का भी अपना एक एंगल आएगा इस केस में। और अगर उस लड़के का कोई एंगल नहीं भी आता है तो एक 16 साल की लड़की के साथ सेक्स करने के इल्ज़ाम में उसे जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए अब पुलिस वाले जितने ऐसे लोग हैं जो साक्षी के साथ टच में थे और जो खासकर इस मामले में जुड़े हुए थे, चाहे वो लड़का झगड़ू ही क्यों ना हो, जिसने मदद किया था, जिसने धमकी दी थी साहिल को, उनको भी बुला रही है, उनका भी डीएनए ले रही है। हर एक लड़के के साथ डीएनए सैंपल कराया जा रहा कि किसके साथ डीएनए सैंपल मैच होता है और कौन ऐसा था जिसने साक्षी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। जब उस लड़के की पहचान होगी तब जाके ये कवायद शुरू होगी कि ये प्यार से हुआ था, यानी दोनों की मर्जी से, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती की थी। दोनों ही सूरत हाल में कहीं ना कहीं जो भी वो लड़का होगा उसके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि संभवतः उसके पर पास्को एक्ट लगेगा, क्योंकि लड़की जो थी वो माइनर थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन कहानियों में जब रिज़ल्ट सामने आता है कुछ महीनों बाद, कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो कहानी का एंगल होता है वो बदल जाता है। क्योंकि इस कहानी में अगर आप देखें
तो साहिल जो पहले दूसरा बॉयफ्रेंड था उसके साथ रिलेशनशिप था नहीं। अगर प्रवीण भी नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर साक्षी का कोई तीसरा बॉयफ्रेंड भी था, तो ये भी अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात होगी। और जो कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो नर्स वाली, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में पिन है, पहला कमेंट जो है उसी पे जो लिंक है आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा और आप उस कहानी को सुनिए, साथ ही उस चैनल को भी प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।